नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र और वंचित समूहों को शिक्षा देने के लिए गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली की सराहना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पीएचडी को वैकल्पिक बनाया। न्यूनतम योग्यता नेट, सेट और स्लेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर होंगे रवाना। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, भारत दुनिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल। ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरा। केरल में लगातार बरसात जारी और बीसीसीआई ने पुरुषों की आगामी एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 के लिए नामों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वे आज गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने आशा प्रकट की कि छात्राओं द्वारा दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में स्नातक उपाधियां ग्रहण करने और गोल्ड मेडल जीतने से अन्य बालिकाओं को प्रेरणा मिल रही है। आज के दीक्षांत समारोह में स्नातकों में 45% और गोल्ड मेडल जीतने वालों में 61% से अधिक छात्राएं शामिल थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गोंडवाना विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से जनजातीय और उपेक्षित विद्यार्थियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वन संसाधनों, खनिज संसाधनों, जनजातीय समुदाय की कला, स्थानीय कला और क्षेत्र की संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्थित गोंडवाना विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी संख्या में जनजातीय जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन जिलों के विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से अल्लापल्ली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 और 8 तारीख को 4 राज्यों की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यात्रा के पहले दिन श्री मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगभग 6,400 करोड़ रुपए मूल्य वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 दिन की अधिकारी यात्रा पर आज तंजानिया जा रहे हैं। श्री जयशंकर वहां उच्च स्तरीय वार्ता और तंजानिया के विदेश मंत्री के साथ 10वें संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री भारत के संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलेंगे और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे और दार उस सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। भारत और तंजानिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत विश्व में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है और यह ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। यह जानकारी केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आज नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन के बारे में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए दी। श्री सिंह ने कहा कि देश ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद से 30% तक उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा था, जो 9 वर्ष पहले हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एलईडी बल्बों से संबंधित ऊर्जा योजना सहित विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो विश्व में कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में प्रमुख है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुनिया के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए रचनात्मक और सार्थक विचार विमर्श के लिए G20 देशों का आभार व्यक्त किया है। मुंबई में G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में के समापन समारोह में डॉक्टर सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि RIIG की बैठक के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा सामग्री और उपकरणों, सौर तथा हरित ऊर्जा प्रयोग संबंधित चुनौतियों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने जैव आधारित प्रौद्योगिकियों के निर्माण में नए अनुसंधान, विकास और नवाचार की भूमिका, समुद्री अर्थव्यवस्था को समझने जैसे नीतिगत मुद्दों पर सकारात्मक विचार विमर्श पर भी प्रसन्नता जताई। श्री सिंह ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2023 को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान के उपायों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और IIT मद्रास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते में दोनों संस्थानों के बीच विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान प्रदान सहित लाभ के अनेक अवसरों का प्रावधान है। इस सहयोग का लक्ष्य दोनों देशों के सांस्कृतिक अनुभवों से सीखना और शैक्षिक विविधता को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए हैं।
उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट और राज्य स्तर पात्रता परीक्षा स्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की योग्यता वैकल्पिक होगी। इससे पहले वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि इस वर्ष जुलाई तक सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई ने आज शहर के बाहरी इलाके में 6 स्थानों पर छापेमारी की। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि यह छापामारी जम्मू की विशेष एनआईए अदालत के निर्देश पर किश्तवाड़ स्थित उन आतंकियों पर की गई है जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इस छापेमारी का उद्देश्य आतंकवादियों के नेटवर्क की पहचान करके आतंकी तंत्र को समाप्त करना है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कल बिजली गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। जिला प्रशासन ने बताया कि मेहनगर थाना के अंतर्गत बरवा सागर में बिजली गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि इसी तरह की एक अन्य घटना में जिले के महाराजगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। उन्होंने घायलों को समुचित उपचार किए जाने के निर्देश भी दिए। केरल में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर आ रही है। कृषि और रिहायशी संपत्तियां को भी नुकसान पहुंचा है। इडुक्की, कोट्टायम, कुन्नूर, पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कासरगोड, अलप्पुझा जिले वर्षा से बुरी तरह प्रभावित है। प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष और राहत शिविर लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। 12 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटवर्ती जिलों दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी में रेड अलर्ट, जबकि बेलगावी, धारवाड़, चित्रदुर्गा में ऑरेंज अलर्ट तथा चिकमंगलुरु, हासन और शिवमोगा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। उत्तर कन्नड़ जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है। दक्षिण कन्नड़ में आज भी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कश्मीर घाटी में 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता के अनुसार आज सुबह 9 बजे तक 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा की तैयारी के लिए आज नई दिल्ली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने के साथ वार्ता की। भारत में फ्रांस के दूतावास ने एक ट्वीट में कहा है कि दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और नई प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक साझेदारी पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया की 4 दिन की सरकारी यात्रा पर जंजीबार पहुंच गए हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मिनवी ने डॉक्टर जयशंकर का गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री जंजीबार के राष्ट्रपति के साथ INS त्रिशूल पर स्वागत समारोह में हिस्सा लिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर्यटन निदेशालय ने कश्मीर घाटी में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए श्रीनगर के पर्यटन रिसेप्शन केंद्र में हेल्पलाइन डेस्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पर्यटकों की शिकायतों को तुरंत समाधान करने के साथ साथ किसी भी कठिनाई में पर्यटकों तक पहुंचना संभव हो। हेल्पलाइन डेस्क का नंबर है 888-999-41010। बीसीसीआई जूनियर क्रिकेट कमेटी ने पुरुषों की ACC इमर्जिंग एशिया कप 2023 के लिए टीम की घोषणा कर दी है। पिछले वर्ष अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान यश धूल टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि अभिषेक शर्मा उप कप्तान होंगे। साई सुदर्शन और प्रदोष रंजन पॉल को भी टीम में जगह दी गई है। गेंदबाज मानव सुथेर और युवराज सिंह डोडिया भी 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा होंगे। भारत अपना पहला मैच 13 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के साथ खेलेगा। यह मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 21 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारत की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनकी उपलब्धियां भविष्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।